हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मॉडल क्या है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो एक्सप्लेनेशन रहता है, जो इंफॉर्मेशन रहता है, उसको हम एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। मतलब एटम कैसा है, उसके अंदर क्या क्या है, कैसे एटम बना हुआ है, इन सारे चीजों के बारे में जो एक्सप्लेनेशन रहता है उसको हम एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। तो बहुत सारे एटॉमिक मॉडल हैं, जैसे कि पहले डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल आया था, उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया था और उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। तो ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ये रदरफोर्ड्स ने दिए थे और उन्होंने ये मॉडल एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेसिस पे दिए थे। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसको हम स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल और रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और उसके जो रिजल्ट आया था, उसका जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के बेसिस पे वो एक एटॉमिक मॉडल दिए थे जिसको हम आज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो ये जो लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम 3 से 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था। पहला टॉपिक हमारा ये होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका सेटअप क्या था, उसका रिजल्ट क्या आया था और वहां से वो क्या ऑब्जर्व किए थे। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम उनका जो पोस्टुलेट था उसको भी पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पोस्टुलेट को। पोस्टुलेट को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। तो यहाँ पे हम इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, इसको भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। ये जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला होता है और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया या फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया, ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जितना भी सारा टॉपिक है इसको हम 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं कि उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो किस प्रकार का था और वो कैसे काम करता था। तो हेडिंग देते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए वो अल्फा पार्टिकल को यूज किए थे और एक गोल्ड फॉयल को यूज किए थे
और एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन को यूज किए थे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसका चार्ज कितना होता है? +2e चार्ज रहता है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और इसका जो मास होता है वो 4 टाइम प्रोटॉन के साथ 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के साथ इक्वल होता है। इसका जो मास होता है वो क्या होता है? 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन के साथ इक्वल रहता है। तो यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ था? एक तो अल्फा पार्टिकल यूज हुआ था, और क्या? गोल्ड फॉयल और फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था। सेटअप कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे लीड बॉक्स लिया गया था। यहाँ पे एक लीड बॉक्स लिया गया था। और वहां पे एक छोटा सा होल था। वहां पे एक इसका जैसा छोटा सा होल था और उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया था। उसके अंदर किसको रखा गया था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया। ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये क्या करता है? ये हर डायरेक्शन में रेडिएशन रेडिएट करता है। ये हर डायरेक्शन में रेडिएशन रेडिएट करता है ना? ये हर डायरेक्शन में रेडिएशन रेडिएट करता है। तो जो भी रेडिएशन यहाँ पे क्या रेडिएट हो रहा है? अल्फा पार्टिकल रेडिएट हो रहा है। क्या रेडिएट हो रहा है? अल्फा पार्टिकल रेडिएट हो रहा है। तो जो भी अल्फा पार्टिकल यहाँ इस होल से बाहर निकल कर आ रहा है वो सीधे यहाँ पर आ जाता है और जो अल्फा पार्टिकल बॉक्स के अंदर रह जा रहा है वो क्या होता है? लीड बॉक्स के द्वारा एब्जर्व हो जाता है। तो यहाँ से जो रेडिएशन रेडिएट होके आगे आता है उसको नैरो करने के लिए यहाँ पे एक स्लिट लगा रहता है। यहाँ पे एक स्लिट लगा रहता है ताकि ये जो रेडिएशन है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करे और इसका डिफ्लेक्शन कम हो जाए। और इसको हम किस में फॉल करवाते हैं? एक गोल्ड फॉयल में फॉल करवाते हैं। मान लो ये एक गोल्ड फॉयल, थीन गोल्ड फॉयल। ये जो गोल्ड फॉयल होता है ये बहुत पतला होता है। ये जो गोल्ड फॉयल होता है ये बहुत पतला होता है। ये क्या है? थीन गोल्ड फॉयल। ये क्या है? लीड बॉक्स। ये क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट कर। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। और इसका जो साइज होता है वो थिकनेस होता है। इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होता है? नियरली इक्वल्स टू 1 माइक्रोन और 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास होता है।
तो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से पास करने के बाद ये कुछ इस तरीके से मूव करता है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं, तो और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में डेविएट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में डेविएट हो जाते हैं, है ना। और ये जाकर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा हुआ रहता है, वहां पे जाके स्ट्राइक करते हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है, वहां पे जाके यहाँ पे ये स्ट्राइक करते हैं। और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे एक क्या होता है, फ्लैश क्रिएट होता है, फ्लैश क्रिएट होता है, लाइट फ्लैश क्रिएट होता है, जिससे हमको पता चलता है कि कितना अल्फा पार्टिकल आकर फ्लोरोसेंट स्क्रीन में स्ट्राइक कर रहे हैं। और इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लो पावर माइक्रोस्कोप में एक डार्क रूम के अंदर देख सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया गया था। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट से उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिला उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिला उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो उनको पहले चीज ये देखने को मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डेविएट ही नहीं हो रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, मतलब अनडेविएटेडली मूव कर रहे हैं। तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, है ना। और क्या देखने को मिला, ऐसा भी कुछ अल्फा पार्टिकल है जो कि डेविएट कर रहे हैं, जो कि डेविएट कर रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा भी देखने को मिला जो कि डेविएट कर रहे हैं। उनमें से ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ अल्फा पार्टिकल लेस देन 90 डिग्री में डेविएट कर रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री में डेविएट कर रहे थे। और कुछ ऐसा भी अल्फा पार्टिकल हमको यहाँ पे देखने को मिला जो कि 180 डिग्री में डेविएट कर रहे हैं। बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब लगभग कोई एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री में डेविएट कर रहा है। 180 डिग्री मतलब जिस पाथ में जा रहा है उसी पाथ में वो फिर आ जा रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन उनको देखने को मिला, इस ऑब्जर्वेशन के ये जो कुछ ऑब्जर्वेशन उनको देखने को मिला, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे। तो कंक्लूजन क्या था, वो कंक्लूजन क्या था, फर्स्ट कंक्लूजन ये था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से हम लेते हैं, मोस्ट अल्फा पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, मतलब वहां पे कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है जो कि उनको रोक रहा है, मतलब वहां पूरा स्पेस एम्प्टी है ना। तो जो एटम होगा उसके अंदर स्पेस बहुत सारा क्या होगा, एम्प्टी होगा।
तभी जाके वहां पे अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर पा रहा है और अनडेविएटेडली मूव कर रहा है। तो वहां से फर्स्ट कंक्लूजन ये निकल कर आया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड अनडेविएटेड लीड्स टू, ये किसको बता रहा है, किसको बता रहा है, एटम हैज, इसको एटम हैज a lot a lot of empty space in it, इसके अंदर बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है, इसलिए अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, डेविएट नहीं हो रहा है, अनडेविएटेडली वो मूव कर पा रहा है। उसके बाद हमारा सेकेंड कंक्लूजन क्या है, ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो कि लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री में डेविएट कर रहे हैं। इसका मतलब पहला बात ये है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो इनिशियली हाई स्पीड में होते हैं, हाई स्पीड में होते हैं, तो उनको डेविएट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसको डेविएट करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये कौन जनरेट कर रहा है, कोई तो होगा उसके अंदर जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट करता होगा। तो ये जो फोर्स होगा वो किस नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है ना, और वो डेविएट हो रहा है, अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है ना, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो चार्ज होगा वो किस तरह का होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा, तभी जाके तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो उसके अंदर कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा जो कि अल्फा पार्टिकल को डेविएट करने में मदद कर रहा है ना। इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे एक जगह पे, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे एक जगह पे, इसलिए क्या हो रहा है, हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो डेविएट हो रहा है ना। जिसको यहाँ पे रदरफोर्ड इसको बोले कि ऑल पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड एट सेंटर, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो ये दो कंक्लूजन यहाँ पे निकल कर आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन दिए थे, इन कंक्लूजन के बेसिस पे जो एटॉमिक मॉडल बनाया गया था वो क्या था, उसमें क्या बोला गया था, उसमें तो हेडिंग देते हैं पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल नाम देते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसका नाम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हुआ क्यों, क्योंकि ये जो एटॉमिक मॉडल है ये रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसका जो रिजल्ट था उसके बेसिस पे बनाया गया है और उसके बेसिस पे दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया गया था। तो इनका पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, फर्स्ट पोस्टुलेट ये बोलता है कि
हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है। मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी है और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये था उनका पहला पोस्टुलेट। उनका दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है ये एटम के सेंटर में रहता है और लगभग एटम का मैक्सिमम मास सेंटर में ही कंसेंट्रेट होके रहा है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है और मास वो कहां पे रहता है, कंसेंट्रेटेड एट सेंटर, ये सेंटर पे रहता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इनका जो थर्ड पोस्टुलेट था वहां पे क्या बोला गया कि जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो न्यूक्लियस के बाहर वो घूमता रहता है। उनका जो थर्ड पोस्टुलेट था वो क्या बोलता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके बाहर वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट, वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट, डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है ना। और इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के ऊपर कुछ ऐसा बोला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो उसके चारों तरफ जो घूमता रहता है उसको इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के ऊपर कुछ ऐसा कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में उसके चारों तरफ घूमता रहता है और सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। और ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये कहां से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है तो एटम क्या करेगा, हमारा जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा। और इन्होंने न्यूक्लियस के डायमीटर के ऊपर भी बोला था कि जो न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो कितने ऑर्डर का रहता है, 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर में रहता है। न्यूक्लियस का जो डायमेंशन रहता है, जो डायमीटर रहता है वो 10⁻⁻14 मीटर डायमीटर रहता है ना। तो ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था ये बहुत ऐसे चीज के बारे में बताया था जो कि सही है, पर कुछ ऐसे चीजों के बारे में नहीं बता पाया जिसलिए ये मॉडल भी फेल हो गया। तो ये किस चीजों के, कौन से चीजों के बारे में नहीं बता पाया उसको थोड़ा देख लेते हैं। हेडिंग दे देते हैं, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इनका पहला जो लिमिटेशन था वो क्या था कि ये
स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कुछ खास रीजन नहीं दे पाए थे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ घूमता रहता है। पर अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट होता है। जो एनर्जी होता है, एनर्जी क्या होता है, रेडिएट होता है ना। और ये जो एनर्जी होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और ये एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, अगर ऐसे घूम रहा है तो ये भी क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो ये धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है उसके तरफ मूव करता रहेगा। एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे एटम के न्यूक्लियस की तरफ मूव करता रहेगा और फाइनली जो न्यूक्लियस है वहां पे मिल जाएगा और वहां पे जाकर गिर जाएगा। और हमारा जो एटम है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, है ना। हमारा अगर एटम कोलैप्स हो गया तो वहां पे स्टेबिलिटी तो नहीं हो पाया। तो इस चीज में रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, है ना। तो ये जो चीज बोल रहे थे वहां पे, ये चीज जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है उसको नहीं मान रहा था। उसके बाद और एक तो लिमिटेशन इसका ये है कि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं, रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर सकता है। पर अगर देखेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा, जो रेडिएशन निकलेगा, जो रेडिएशन निकल कर आएगा वो भी किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है। मतलब ऑल फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो रेडिएशन होता है, जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है, स्पेक्ट्रल लाइन होता है, वहां पे हम देखे हैं कि जो लाइन होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मतलब हमको एक डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी के रेंज में हमको स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलता है। तो इस जगह पे भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में हम क्या क्या पढ़े, पहला बात ये पढ़े हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस तरीके का था, वहां पे क्या हो रहा था, और उसका जो ऑब्जर्वेशन था वहां पे क्या ऑब्जर्व किए थे, और उस ऑब्जर्वेशन में से वो कौन सा कंक्लूजन निकल कर लाए थे। उसके बाद कंक्लूजन में से जो एटॉमिक मॉडल निकल कर आया वो क्या था, उसके बाद उसका जो लिमिटेशन था वो क्या था। तो इन सारे चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़े। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट
पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल, इस चीज के बारे में हम वहां पे पढ़ें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर और ज्यादा डिस्कस करेंगे और हम उसके बाद स्कैटरिंग फॉर्मूले को भी पढ़ने वाले। तो तब तक के लिए जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।